बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, इस वक्त जो कहा जा रहा है अमरीकी मीडिया की जानिब से, वो एक इंतबाह दे रहा है, वो ये है कि जी ट्रंप ईरान पे मुख्तसर मगर फ़ैसला कुन हमला करना चाहते हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही लग रही है कि चाहे मुख्तसर सही, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्राइक अमेरिका की जानिब से होगी ज़रूर। अब वो किस टाइप की होगी, किस नोयत की होगी, इसके बारे में तो एग्जैक्ट हम तक इत्तलात नहीं है, बल्कि किसी के पास भी शायद नहीं है। सारे ही हम यहाँ पे बैठ के डिस्कशंस कर रहे हैं, जो भी हमें अमेरिकन मीडिया से या ईरानियन मीडिया से या इंटरनेशनल मीडिया जो कवर कर रहा है उससे जो हम तक रिपोर्ट पहुँच रही हैं। नाज़रीन, इस सब के अलावा इसराइल में दिफाई तैयारियों के बारे में भी कुछ इसराइली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया है। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बॉम्ब शेल्टर्स भी खुलना शुरू हो गए हैं। ये भी बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है। अब्बास अरागची साहब जो कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ख़बरदार कर दिया है कि जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए, वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। हमारे अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता और इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 साल हमने ईरान को जंग में खड़े होते देखा है, उसको लड़खड़ाते हुए हमने नहीं देखा। तो अभी क्या ईरान की मौजूदा सिचुएशन ऐसी ही स्ट्रॉन्ग है जैसे पिछले जून में थी, या ईरान ऑब्वियस सी बात है कि खड़ा तो होगा, लेकिन उसके अंदरूनी मामलात क्या उतने स्ट्रॉन्ग हैं? क्योंकि ईरान में 50 अहदाफ अमेरिका के निशाने पर हैं। बरतानवी ख़बर एजेंसी नाज़रीन ये रिपोर्ट कर रही है आइंदा 24 घंटे में हमले का कवी इम्कान है। अब ये सुबह की मतलब लेट नाइट ये ख़बर सामने आई थी। अब देखें 24 घंटों में तो तकरीबन आधा तो वक्त गुजर गया है। क्या वाकई ये ख़बर दुरुस्त है, नहीं है? सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, सरबराह जवानान पाकिस्तान। प्रोग्राम के हिस्से में उनके साथ डिबेट रहेगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ख़बरें बहुत हैं। इजराइल में दिफाई तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इजराइल तवक्को कर रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमलों से कबल वार्निंग देगा। मतलब ये इजराइल अमेरिका दोनों इकट्ठा देख रहे हैं कि ईरान पे हमला करेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट किया जा रहा है 24 घंटे 48 घंटे या कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से कोई ना कोई स्ट्राइक की जाएगी। अब किस लेवल की होगी उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये जो तैयारियां इजराइल अपनी तरफ से कर रहा है, इसको किस सेंस में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजराइल अपने बचाव की तैयारियां कर रहा है। 12 दिनों की जंग के अंदर उसको हजीमत आमेज शिकस्त से दो चार होना पड़ा और वो बंकरों के अंदर घुसा हुआ था। और सबसे बढ़कर ये कि जो अमन की दरख्वास्त थी सीज फायर की, वो इजराइल लेके गया था, वो ईरान नहीं लेके गया था। और इजराइल को मालूम है कि उन्होंने कोशिश करके देख लिया और वो ईरान जो था उन पर हावी रहा। इसलिए अब उसने अपने डैडी को बुलाया है। उसने कहा है कि जनाब अंकल सैम आए और उसकी मदद करें, क्योंकि इजराइल को ये शक है कि इस खित्ते के अंदर उसके लिए जो पाकिस्तान और ईरान है वो एक चैलेंज है और उनको जो है वो रिवायती जंग के अंदर हरा नहीं सकता। दूसरी जानिब जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड की गलती नहीं कर सकता। तीसरी जानिब जो है वो ईरान और पाकिस्तान तो एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर है, जबकि ईरान के पास जो 320 टन न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद था, वो जब नेतन्स के ऊपर, फरदौ के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर जब उन्होंने अमेरिकन ने बंकर बस्टर में जो मिसाइल्स थे उनसे हमला किया, तो उन बॉम्ब से जो है ताबकारी कोई नहीं फैली। जिसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो अभी तक सेफ एंड साउंड है और यही बात जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खतरे की अलामत है। दूसरी जानिब जो है वो तकरीबन 21 बेसिस हैं जो इस रीजन के अंदर अमेरिका के हैं और जाहिर है कि अमेरिकन जो सिस्टम है, जो कि एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये हमने देख लिया कि अमेरिका के दिए हुए डेविड स्लिंग सिस्टम और इसी तरीके से आयरन डोम और फिर एरो 1, एरो 2 और एरो 3 जो थे वो वहां कामयाब नहीं हुए इजराइल में। और फिर हमने ये भी देखा कि ईरान के पास जब हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स आए और उन्होंने जब उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो दुनिया का कोई सिस्टम इस टाइम पे उनका
मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी स्पीड का जो पहला जो शुरुआत है वो 11,000 किलोमीटर जो है वो उससे होती है, और जाहिर है इतनी स्पीड जो है वो उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। फिर उनकी प्रिसीजन थी, जिस अंदाज में वो लग रहे थे, और जो मोसाद के हेडक्वार्टर और उनके जनरल हेडक्वार्टर और उनके एयर बेसिस को जो है निशाना बनाया गया इजराइल के, तो वो जो थे मेरे ख्याल में एक बड़े अहमियत के हामिल थे कि इतना प्रिसीजन के साथ इतना मतलब सही अहदाफ जो है वो हासिल करना, ये उनके लिए एक अचंभे की बात है। अब आ जाए अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की ताकत को इजराइल इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो एक और काम कर रहा है, अमेरिका जो है वो ये सारी चीजें जो है वो तब करेगा अगर अमेरिका को ये बात अगर हमला करना होता, और जो उन्होंने कहा कि ये मदद रास्ते के अंदर है, जैसे ट्रंप साहब ने ट्वीट किया, तो ये एक हैरानकुन बात इसलिए भी है क्योंकि अगर उन्होंने हमला करना होता तो उनको ये पता है कि ईरानी कौम मुत्तहिद हो जाएगी, और ये जो इस टाइम पे शरपसंद अनासिर हैं उनमें, देखिए मैं नहीं कहूंगा कि सारे लोग, क्योंकि कुछ लोग तो वाकई उसके अंदर जेन्युइनली भूख महंगाई से बेरोजगारी से तंग आए हुए हैं, लेकिन ये महंगाई बेरोजगारी भी तो अमेरिका की दी हुई है, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो ये अमीर मुल्क है, लेकिन इसकी जो बेरोजगारी की वजह है वो इनके ऊपर जो है इक्तसादी पाबंदियां हैं जो तकरीबन अरसा 45 साल से इनके ऊपर मुसल्लत की गई हैं अमेरिका की जानिब से। अगर आज अमेरिका वो पाबंदियां हटा दे तो ये कौम जो है ये तरक्की करेगी और खुशहाल हो जाएगी। अब दूसरी जानिब जो है वो रिजीम चेंज की बात है कि क्या रिजीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी रिजीम चेंज लीडरशिप के साथ मेरा एक और क्वेश्चन भी ले लीजिएगा। आपके ख्याल में अमेरिका जो इस वक्त कार्रवाई करना चाह रहा है, इसका पर्पस सिर्फ रिजीम चेंज है? क्योंकि अभी आपने कहा कि उसका जो तबाह कर दिया गया था बाकायदा न्यूक्लियर सिस्टम, अमेरिका का ये क्लेम है कि उसने तबाह कर दिया था, लेकिन ईरान इस सिलसिले में बड़ा कॉन्फिडेंट था और ताबकारी भी नहीं फैली थी, तो लिहाजा ये चीज़ें भी डाउटफुल हैं। क्या अब ये दोनों को अटैक कर रहा है या खाली रजीम उसका पर्पस है? और अमेरिका को यहाँ रजीम चेंज करके उसको एग्जैक्टली क्या बेनिफिट होगा इससे? देखिए ना, अमेरिका को रिजीम चेंज से कोई फायदा होगा और ना उनका डीन्यूक्लियराइजेशन से फायदा होगा। असल में इजराइल का मसला है, क्योंकि इजराइल जो है वो एक तन्हाई का शिकार है, खित्ते के अंदर वो अकेला हो गया, उसको जो मार पड़ी है वो उसको समझ नहीं आ रही, बौखलाहट का शिकार है, पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का वो शिकार हो गया, क्योंकि सिर्फ वीटो करने के लिए एक ही मुल्क बचा था और वो अमेरिका था, जो उसको यूनाइटेड नेशन में वीटो कर रहा था। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो है वो भी उसको जो है वो कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू को एक दहशतगर्द करार दे चुका है और उसको गिरफ्तार करने का हुक्म दे चुका है। ये तमाम चीजें जो हैं ये इजराइल के लिए एक खतरा बन चुकी हैं, और अब वो ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है, जो एक वो चाहता है कि ये मदीना मुनव्वरा तक जो है वो अपनी सरहदों को ले जाए, उसका वो नक्शा वो ऑलरेडी पेश कर चुका है। ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो खुद तो नहीं कर सकता, अब वो अमेरिका की मदद चाहता है इस सिलसिले में। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो शशोपंज के अंदर मुब्तला हैं, उनको मालूम है कि ईरान के ऊपर अगर इस किस्म का हमला, तो फिर अगर वो 21 बेस जो कि मुख्तलिफ अरब ममालिक के अंदर मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर हमला होता है, जवाबी कार्रवाई होती है, तो वो ममालिक चीख पड़े हैं, ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कह रहे हैं कि जनाब ये जुल्म ना करवाना, क्योंकि हमारे मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी जो है वो खतरे में आ जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि उन्होंने हदीद बेस के ऊपर, कतर के ऊपर जवाबी कार्रवाई ईरान ने की थी, और उस टाइम पे जो है अमेरिका का जो मिसाइल सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम, वो कामयाब और कारगर नहीं साबित हुआ था, और अब भी नहीं होगा वो, ये भी मैं आपको बड़ा वादे बता रहा हूं। दूसरी जानिब जो है वो हमें मामला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने फैसला किया हुआ है, ईरान इजराइल जंग के अंदर ही कर लिया था कि हमें अपने बॉर्डर के ऊपर अपने ईरानी भाई चाहिए हैं बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ना कि इजराइल या प्रो इजराइल फौजें चाहिए, क्योंकि रजा पहलवी का जो बेटा है वो अचानक जो है वो नमूदार हुआ, और ये जो उन्होंने 5 रोजा दौरा इजराइल का किया गालिबन 2023 के अंदर, और उसके अंदर वो दीवारे गुरिया के पास भी गए जो कि वेस्टर्न वॉल कहलाती है, और वहां जाके उन्होंने ये अहद किया कि जनाब हम जो है वो जो एक इस्लामिक थॉट है
और इस्लामिक हुकूमत का वहां खात्मा करेंगे और हम एक लिबरल सेकुलर हुकूमत जो है, जो कि एंटी इस्लाम होगी, उसको लेके आएंगे। ये उन्होंने बाकायदा जो वहां हॉलोकॉस्ट के जो मुतासरीन थे उनकी तकरीब से खिताब करते हुए भी कहा। फिर उन्होंने जो है वो बिहाई और कादियानी मराकश का दौरा भी किया और उसके बाद ये हुआ कि ब्रैड शर्मन जो कि एक यहूदी बिजनेसमैन है, मैटर नेट के नाम से उनकी कंपनी भी है, वो उसके अंदर ब्रैड शर्मन को साथ उन्होंने अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया, जो कि एक सिविल मैरिज थी, अदालत के जरिए हुआ। और फ्रांस के अंदर उसका बड़ा एक पुरताइश अशाइया दिया गया, जिसके अंदर साबिक मलका जो थी फरा दीबा, उन्होंने भी जो है वो शिरकत की। मकसद यहाँ ये कहने का है कि ये तमाम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम जो है वो एक रिजीम चेंज करें। और उसकी आपने अक्कासी देख ली कि मज़ारात के ऊपर जो है आग लगाई गई, 50 से ज्यादा मसाजिद को शहीद किया गया। लेकिन ईरान ने एक जो बड़ा मेरे ख्याल में ट्रम्प कार्ड खेला, तुरप का पत्ता, वो ये था कि उन्होंने जो तमाम यूरोपियन यूनियन ने उन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए कि वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, उन्होंने एक बाकायदा वीडियो जो है वो जारी की और सबूत और शवाहिद जो थे दफ्तर खारजा ने, ईरानी दफ्तर खारजा ने पेश किए। और फ्रंट सीटों के ऊपर जो है वो यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदगान और उनके शुफरा को बिठाया गया और दिखाया गया कि जनाब ये अवाम जो है ये बाकायदा टारगेट कर रही है बिजली घरों को, ये अवाम की तरफ से फायरिंग हो रही है। माजी में भी जो महसा अमीनी नाम की खातून जब उसको पुलिस हिरासत के अंदर जो है वो हलाक हो गई थी और उसके बाद पुरतशद्दद वाकयात 2022 के अंदर फूट पड़े, तो उसके नतीजे के अंदर जो है तकरीबन 500 से ज्यादा हलाकतें सिविलियंस की हुई थी और 70 जो लोग थे वो जो सिक्योरिटी वाले थे, यानी कि जो कौमी सलामती के इदारे थे, उनके लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया था। देखिए अभी भी ये मामलात सामने नजर आए कि इसके अंदर जो फॉरेन इंटरफेरेंस है उसको खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब जो है वो ये भी नजर आ रहा है कि ये मसाजिद को शहीद करने वाले लोग कौन हैं, और ईरान कौम जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यह है कि जो फॉरेन एलिमेंट है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये वो साहब इसके साथ एक और है। एलिमेंट भी है। ये सारे फैक्ट्स जो आपने सामने रखे हैं, एक और फैक्चुअल चीज़ भी है। कुछ फैक्ट्स ये भी हैं कि जैसे कि ईरान हुकूमत प्रोटेस्टर्स की हौसला अफजाई की, सदर ट्रंप ने जो मदद का यकीन दिलाया, ये अपनी जगह बड़ी अलार्मिंग है कि वो किस किस्म की मदद उनकी करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब नेशनलिस्ट भी तो होते हैं ना, जब इस तरह की बाहर से कोई कार्रवाई होती है तो वो फशोर अंदर जितने मज़े इख्तिलाफात हों वो अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाते हैं, अपनी मौजूदा रजीम के साथ खड़े हो जाते हैं। एक फैक्ट ये भी है। एक फैक्ट ये है कि दूसरी जानिब जो इम्पॉर्टेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग भी जारी की हुई है अपने शहरियों को वहाँ से इनखला के लिए। पाकिस्तान के भी जो वहाँ पे सफारत खाना है उसने भी अपने शहरियों को वार्निंग जारी की हुई है अलर्ट रहने के लिए। अब ये एडवाइजरी जारी की है। ये चंद दिनों में आपके ख्याल में जो कार्रवाई की बार बार बातें की जा रही हैं, ये कार्रवाई क्या हो सकती है? जैसा कि हम तक पिछले दिनों खबर पहुंची थी कि आयतुल्ला के लिए प्लान बी तैयार कर लिया गया है। आयतुल्ला साहब को जैसा कि वेनेजुएला के सदर को उठाया गया उनके बेडरूम से, उस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है? जैसे आपने स्टार्ट में भी कहा बूट्स ऑन ग्राउंड की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या वैसा होगा? या आपके ख्याल में जो एक और खबर सामने आई कि इंटेलिजेंस के जरिए मर्डर करवाया जा सकता है, क्या करेगा अमेरिका? अभी तो हमसे परसेप्शंस पे बात कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए मिस्टर राजी, बात यह है कि ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही, क्योंकि ईरान के अंदर जब भी हमने माजी के अंदर देखा, और अगर हम देखें कि उसके अंदर हमास की जो क़यादत थी और फिर उनकी अपनी क़यादत थी, और इजराइल और ईरान जंग के दौरान उनकी जो मिलिट्री टॉप लीडरशिप थी, उनके साइंसदान थे, उनको एक ही जगह के ऊपर शहीद किया गया। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर उन आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। देखिए ये जो नकब लगी हुई है उनके, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका घर का भेदी है और बड़ा जबरदस्त किस्म का भेदी है। और सदर इब्राहिम रईसी की शहादत भी एक पुरसरार शहादत है और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद तकरीबन 86 साल उम्र है आयतुल्ला खामेनाई साहब की, और उनके जो जानशीन के तौर पर देखा जा रहा था वो सदर इब्राहिम रईसी को देखा जा रहा था। लेकिन सदर इब्राहिम रईसी तो अब नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि सदर इब्राहिम रईसी के बाद अब क्या होगा, मकसद तो यह है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर ये जो दोनों बातें हैं, चाहे उनको उठाए जाना
या मारे जाना, ये एक उनकी एक ऑप्शन हो सकती है। और मेरे ख्याल में उसके लिए शायद ईरान अपने सिक्योरिटी मेजर्स ले भी रहा होगा। उन्होंने जो इंटरनेट की जैमिंग है, जो कि स्टारलिंक के जरिए इलॉन मस्क साहब ने कोशिश की, वो उन्होंने जैम कर दी है। उनके पास इस दौरान में नया इक्विपमेंट भी आया है, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जंग जो थी वो थमी थी, टली नहीं थी। उनको मालूम था कि ये जंग जो है दोबारा आएगी। जैसे पाकिस्तान को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान का मार्का एक बिल्कुल तैयार खड़ा है। मसला ये नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, मसला ये है कि ये कब होगा। असल सिर्फ बात ये, तो उनको भी मालूम था। इसलिए मेरा ख्याल है कि लीडरशिप के ऊपर अब देखना यह है कि उनके जो एक तो उम्र का भी तकाजा है, फिर उनके घर के अंदर साजिशें भी बहुत सारी हैं। फिर हमें ये भी मालूम है कि जाहिर है अमेरिकन ने वेनेजुएला में जिस तरह से उनकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप को खरीद लिया था, और तमाम जो उनके डिफेंस सिस्टम्स थे उनको जैम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने को तो स्विच ऑफ कर दिया गया था, चलाया ही नहीं गया था। तो मकसद यहाँ यह है कि ये सारी चीजें मुमकिन हो सकती हैं। इसके ऊपर ईरान को मेरे ख्याल में खुद भी जो है वो एहसास है, क्योंकि माजी में भी जितने साइंसदान उनके मारे गए, उनके अंदर जो लोकल लोग थे उनका जाहिर है एक बहुत बड़ा किरदार है। अभी भी आप देखें कि जिस तरीके से हथियार आए हैं और जिस तरह से अवाम के एक बड़ा एक मेरे ख्याल में दहशतगर्द दरमियान में आए हैं। अब जो पाकिस्तान के आपने हवाले से बात कही है, पाकिस्तान के सिफारतखाने गए, मेरी पाकिस्तान के कुछ सीनियर सिफारतकारों से ईरान में बात हुई है, और मेरा ख्याल है कि वो इस टाइम पे वल्नरेबल हैं। उनके ऊपर जो भारतीय वहां एजेंट मौजूद हैं, आपको याद है कि इजराइल ईरान जंग में 78 के करीब से 68 जो भारतीय एजेंट थे वो गिरफ्तार हुए थे, और उन्होंने अपनी जो फ्री वीजा पॉलिसी थी वो भी खत्म कर दी थी ईरान ने इंडिया के साथ। इजरायली एजेंट वहां मौजूद हैं, और वो जाहिर है ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के दरमियान और ईरान के दरमियान कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए जिसकी तहत जो है हमारे दो बरादर ममालिक जो हैं, पड़ोसी ममालिक, उनमें रखना आ जाए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो सफीर हैं मुदस्सर टीपू साहब, और उनके साथ उनका दीगर जो अमला है, उसकी हिफाजत जो है वो बहुत जरूरी कदम है। और वहां मेरे ख्याल है उनका जो 2.5 साल तक जो मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस रहा, और 2.5 साल में जिस तरीके से मुदस्सर टीपू साहब ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया बतौर सिफारतकार, और पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात को एक नई जहत और बुलंदी बख्शी उन्होंने, तो वो एक वल्नरेबल टारगेट हैं, और मैं उनकी वजह से बहुत फिक्रमंद भी हूं। तो मैं ये बल्कि आपकी वसातत से जो है अपने हुकूमत को पैगाम भी देना चाहूंगा कि हमें उनके ऊपर जो है काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, हमें उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबराह जवानाने पाकिस्तान, आपने मुझे प्रोग्राम के इसी समय ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।